बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये स्टैंडर्ड एडिशन मेथड का सेकंड पार्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ये कहा था कि मैं जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो बाद में बताऊंगी, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब जब आपके पास सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं एक्सपेरिमेंट की, तो सबसे पहला जो काम जो आप करेंगे, उन ऑब्जर्वेशंस को चेक करेंगे कि इफ़ देयर एनी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट और नॉट, यानी मैट्रिक्स का एब्जॉर्बेंस पर कोई अफेक्ट है भी या नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है या नहीं, और अगर है तो उस मैट्रिक्स इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ है, क्या एब्जॉर्बेंस बढ़ गई है या एब्जॉर्बेंस कम हो गई है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि एब्जॉर्बेंस बढ़ गई है या कम हो गई है, वो तो बात की बात है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एब्जॉर्बेंस जो है सैम्पल की और स्टैंडर्ड की जो है वो डाइल्यूशन की वजह से जो है डेफिनेटली चेंज हुई होगी, और हमको सबसे पहले जो है वो एब्जॉर्बेंस करेक्ट करनी पड़ेगी फॉर डाइल्यूशन। हमने करेक्टेड एब्जॉर्बेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में अच्छी तरह से लिया हुआ है, और हमें पता है कि डाइल्यूशन से एब्जॉर्बेंस पर असर पड़ता है और उसको करेक्ट करना पड़ता है, और उसकी करेक्शन का फार्मूला बहुत सिंपल होता है। और जैसे कि C1V1 = C2V2 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एब्जॉर्बेंस का फार्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस को करेक्ट करने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारी स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस है, जो हमारी अननोन की एब्जॉर्बेंस है, वो करेक्ट करनी है। अच्छा, करेक्ट क्यों करनी है? अगर आपको याद हो, मैं पिछली स्लाइड दिखा भी देती हूँ आपको कि हमने क्या किया था। हमने जो है स्टैंडर्ड की ये स्टैंडर्ड की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस है, और ये अननोन यानी सैम्पल की एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया था फ्लास्क ए में और उसकी डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस ले ली थी। इसी तरीके से सैम्पल सोल्यूशन बनाया था फ्लास्क बी में और डायरेक्ट उसकी एब्जॉर्बेंस ले ली थी। ठीक है, और ये वो जो है सैम्पल जो हमने दोनों के मिक्सचर से प्रिपेयर किया था, उसमें क्या था कि 2 ml सैम्पल था और 5 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, जिसकी एब्जॉर्बेंस ऑफ U+S से हमने लिखी थी। ठीक है, तो अब हमने चेक ये करना है कि अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैम्पल सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस को ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास ये एब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, लेकिन हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड करने के लिए हमें इनके वॉल्यूम से इनको करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो AU+S देख रहे हैं, वो AU+S जो है जिस सैम्पल की थी उसमें 2 ml हमारा अननोन सॉल्यूशन था और 5 ml हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। तो ये एक सैम्पल सॉल्यूशन फ्लास्क S बना था, ठीक है, जिसमें 2 ml सैम्पल और 5 ml स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब इसकी एब्जॉर्बेंस है। तो हमको इससे कंपेयर करने के लिए इन दोनों रीडिंग्स को एग्जैक्टली उस तरह ही बनाना होगा, उसी तरह से डाइल्यूशन फैक्टर लगाना होगा और फिर हमें जो है वो मेजर करना होगा। लिहाजा अब अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हम ये देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा करेक्टेड एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन। ठीक है, तो क्योंकि सैम्पल हमने 2 ml डाला था और टोटल जो फाइनल वॉल्यूम था वो 7 ml था, तो जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन आई है यानी कि 0.2 समथिंग जो है क्या है 0.276 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 7 से। ठीक है, और इसी तरीके से एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 से, क्योंकि 5 ml जो था वो हमारे पास सैम्पल था, और AS जो है उसकी वैल्यू क्या है 0.469। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके फैक्टर से। अब हम इन करेक्टेड एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन और करेक्टेड एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ऐड करने से हमारे पास एक फ़ाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब वो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपने कंपेयर करना होगा किससे, उस वैल्यू को आपने कंपेयर करना है एब्जॉर्बेंस ऑफ U+S, यानी किस वैल्यू से, इस वैल्यू से 0.398 से आपने कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका आंसर होगा, ठीक है,
इस कैलकुलेशन का वो आंसर या तो इस एब्जॉर्बेंस U प्लस S के बराबर होगा, या उससे कम होगा, या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर तो अब हम देखते हैं कि जनाब आली, अगर हमारी जो ये वाली वैल्यू है, दोनों को ऐड करने से जाइए, अगर वो इस वैल्यू से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट है। विद रिडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जिसने हमारे इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स को जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, बल्कि उससे कम आ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स जो है वो कम हो गया है ड्यू टू मैट्रिक्स इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अगर हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी जो है वो कम आती है तो हम कहेंगे कि जी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट विद रिडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है AU प्लस S है, जो कि 0.398 है, तो फिर हम कहेंगे कि जी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट विद इन्हांसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर वो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आती है 0.398 के, तो फिर हम कहेंगे मैट्रिक्स इंटरफेरेंस इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो हमको सबसे पहले ये पता चलेगा कि जी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब जब हमको ये पता चल गया कि मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है या नहीं, तो ये हमारा पहला काम हो गया, पहली कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद अब अगर मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है, अगर तो मैट्रिक्स इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर तो आप स्टैंडर्ड एडिशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते और आपका काम यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास डेफिनेटली मैट्रिक्स इंटरफेरेंस आएगी, या तो वो रिडक्शन की सूरत में आएगी या फिर वो इन्हांसमेंट की सूरत में आएगी। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में आपको फर्दर कैलकुलेशंस करनी होंगी। और वो फर्दर कैलकुलेशंस क्या हैं? वो फर्दर कैलकुलेशंस ये हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड एडिशन मेथड अप्लाई करना है अब, और वो स्टैंडर्ड एडिशन मेथड अप्लाई करते वक्त आपके पास आपने दो तरीके से प्रोसीड किया था। एक दफ़ा आपने विदाउट डाइल्यूशन से प्रोसीड किया था और एक दफ़ा आपने विद डाइल्यूशन से प्रोसीड किया था। तो इन दोनों फार्मूलाज में फ़र्क क्या है कि अगर हम बात करें एब्जॉर्बेंस ऑफ फ्लास्क बी की, तो क्योंकि हमारे पास फ्लास्क बी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैम्पल है। ठीक है, और उसकी एब्जॉर्बेंस 0.276 है, तो ये एब्जॉर्बेंस एक्चुअली इक्वल है एप्सिलॉन बी एंड सी यू के, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन के। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अननोन ही शामिल है। ठीक है, इसको हमने कह दी इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर फ्लास्क एस, फ्लास्क एस में हमारे पास सैम्पल यानी अननोन भी है और स्टैंडर्ड भी है। तो आपको पता है कि एब्जॉर्बेंस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अब लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन वैल्यू सेम है, क्योंकि हमने जो हमारा सैम्पल है यानी निकल, वही हमारा स्टैंडर्ड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो निकल यानी एनालाइट है और उसके साथ उसकी मैट्रिक्स प्रेजेंट है सैम्पल में। तो इस वजह से अब ये जो AU प्लस S है, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन B एंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा CU प्लस CS। ठीक है, ये बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जिस तरीके से हमने साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन मेथड लैब में परफॉर्म किया था, हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जिसमें कोबाल्ट और निकल का सैम्पल था, तो उसमें A1 प्लस A2 जो है उसमें एप्सिलॉन B C ऑफ निकल अलग हो जाता था और C ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट अलग हो जाता था। उसमें साथ में ये एप्सिलॉन भी वैल्यूज़ भी साथ जाती थी। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जो सैम्पल्स थे वो टोटली डिफरेंट थे, यानी एक तरफ कोबाल्ट था और एक तरफ निकल था। तो दैट्स वाई उनकी एप्सिलॉन डिफरेंस थी और दैट्स वाई जो एडिटिव प्रॉपर्टी आती थी उसमें एप्सिलॉन बी और सी ऑफ कोबाल्ट अलग आता था, प्लस एप्सिलॉन बी एंड कोबाल्ट ऑफ निकल अलग आता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही सैम्पल है, मतलब एक ही एनालाइट है, एनालाइट ज़्यादा अच्छा वर्ड है, निकल, तो लिहाजा एप्सिलॉन सेम रहेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन यानी कि अननोन में क्या कंसंट्रेशन है प्लस स्टैंडर्ड में क्या कंसंट्रेशन है। तो अब जो है ऑफ कोर्स जो है वो हम वॉल्यूम चेंज के हिसाब से जो है इसको करेक्ट भी कर चुके होंगे। लिहाजा अब हमने क्या करना चाहिए,
ये हमने जो है ना, अच्छा हाँ सही है, ये इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ अननोन के बाद और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड के बाद अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही मज़ीद जो है वो इलेबरेट किया है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो अक्सर और बेशतर क्या होता है कि ज़ाहिर है हम जिस फ्लास्क में बनाते हैं और सैम्पल और स्टैंडर्ड दोनों को मिक्स करते हैं, उस वजह से कुछ वॉल्यूम सैम्पल का होता है और कुछ फाइनल वॉल्यूम होता है, यानी कि सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो वो वॉल्यूम करेक्शन हमने हमेशा लगाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कंसंट्रेशन के साथ वो वॉल्यूम करेक्शन का फैक्टर लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन 3 है। नाउ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, ए यू डिवाइडेड बाई ए यू प्लस एस इज़ इक्वल टू सी यू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन। डेफिनेटली जो एप्सिलॉन बी था वो डिवाइड करने से एप्सिलॉन बी से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो वैल्यू बची वो वॉल्यूम ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अननोन प्लस स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ अननोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अननोन प्लस स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारी एब्रीविएशंस यहाँ पर दी हुई हैं। U मीन्स अननोन या सैम्पल, S मीन्स स्टैंडर्ड, F मीन्स फाइनल एंड U प्लस S मीन्स सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड। तो विदाउट डाइल्यूशन मेथड में हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें क्योंकि हमें पता है हमने 2 ml सैम्पल लिया था, अननोन लिया था, और सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड कितना हो गया था 2 + 5 यानी 7, तो 2/7 का फैक्टर यहाँ आएगा और 5/7 का फैक्टर यहाँ आएगा। 5 इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड। और अब ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन प्लस स्टैंडर्ड की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर करेक्टेड एब्जॉर्बेंसेस नहीं लेनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने करेक्शन फैक्टर जो है वॉल्यूम का वो कंसंट्रेशन के साथ लगा दिया है। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास ए यू और ए यू प्लस एस की मौजूद हैं, यानी 0.276 एंड 0.398, इनको हमने डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ अननोन को हम छोड़ देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास अननोन है, या फिर जिसे कहना चाहिए कि जिसको हमने मालूम करना है, ठीक है। 2/7 के बाद फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ अननोन जो है ये आप छोड़ देंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस 5/7 एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ज़ाहिर स्टैंडर्ड आपने बनाया है तो आपको उसकी कंसंट्रेशन मालूम होगी, तो आप उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जो आपको नहीं पता, और वो होगा सी यू। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और विद डाइल्यूशन फार्मूला बहुत आसान है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इसमें आपने दोनों दफ़ा वॉल्यूम को मेकअप किया है, ठीक है, तो मेकअप करने की वजह से एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन जो होगी वो उसमें भी डाइल्यूशन फैक्टर इन्वॉल्व होगा, और नीचे तो ज़ाहिर सी बातें होगा ही होगा। वी यू मीन्स वॉल्यूम ऑफ अननोन, वी एफ मीन्स फाइनल वॉल्यूम, और ये फैक्टर मैंने लिखा इधर भी लिख दिया है, और आप इसको बैक जाकर देख भी सकते हैं कि सैम्पल या अननोन का वॉल्यूम दोनों दफ़ा 9 ml था, और जो है जब हमने सिर्फ अननोन लिया था तो 9 ml था, और फाइनली वो 25 ml बन गया था, जिसकी एब्जॉर्बेंस 0.088 थी, एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन। जबकि सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड में 9 ml अननोन या सैम्पल था और 5 ml स्टैंडर्ड था। टोटल वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम उसका 25 था, ठीक है, एंड देन उसकी एब्जॉर्बेंस 0.185 थी। तो यहाँ पर हमारे पास 0.088 वाली आ जाएगी वैल्यू, ए यू की जगह ए यू प्लस एस की जगह 0.185 आ जाएगी। 9/2 25 मैंने सॉल्व कर दिया, वॉल्यूम ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। सी यू हमारे पास हमें मालूम करना है, एग्जैक्टली ये भी ऐसे ही होगा, और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमें मालूम है, आप लोग खुद बनाएंगे, 0.1 मोलर के अराउंड बनाएंगे, अप टू 4 डिजिट्स तक जो है उसकी कोई भी वैल्यू आप अपनी तरफ से सोच के कि लेट सपोज़ हमने आपको बनाने को दिया था 0.1, जिसके लिए आपको 2.8 ग्राम चाहिए था, तो लेट सपोज़ आपने 2.8011 ग्राम ले लिया, ठीक है,
तो कुछ भी आप अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं कि आपने अप टू 4 डिजिट्स एक वे लिया और उससे आपने जो है वो निकल का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, ठीक है। और उससे फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन की, जो कि 0.1 के अराउंड जो भी आएगी 4 डिजिट्स तक, उसको आप रिपोर्ट कर लेंगे और वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे विदाउट डाइल्यूशन में भी और विद डाइल्यूशन में भी। तो ये सारा का सारा जो है ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन मेथड की कैलकुलेशन थी। इसको आपने सबमिट करवाना है मंडे की नाइट तक, ठीक है। मैडम नसरीन ने आपको बता दिया हुआ है। तो मैं फिर आप लोगों की अटेंडेंस इससे मार्क करूँगी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद होगा वो एक्सपेरिमेंट 9B होगा, जिसमें हम जो है वो मल्टीपल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूँगी।